सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये सभ्यता किसे कहते हैं। मतलब कोई भी सभ्यता पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि सभ्यता कहते किसको है। तो ऐसे लोगों के समूह को सभ्यता कहा जाता है जहाँ रहन सहन, जीवन निर्वाह करने के तरीके, विचारधाराएं और मान्यताएं विशेष हो। मतलब जहाँ लोग अपने जीवन यापन करें, रहे, जीवन निर्वाह करने के अलग अलग तरीके हों, नहीं, उस चीज को हम सभ्यता कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद विश्व की मुख्य सभ्यताएं कौन कौन सी। तो 1920 ईस्वी से पहले की बात करें तो 1920 ईस्वी से पहले जो विश्व की जो मुख्य सभ्यताएं थी वो थी विश्व की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। लेकिन जब हड़प्पा की सभ्यता की खोज हुई तो सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक और सभ्यता ऐड हो गया, हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है। आज से लगभग 160 साल पहले या 170 साल पहले की बात है, 1856 ईस्वी में, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, पंजाब का प्रांत जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, पाकिस्तान में भी पंजाब पड़ता है और इंडिया में पड़ता है। पाकिस्तान वाले पंजाब प्रांत में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। तो उस स्थानों को खुदाई की जा रही थी। बेसिकली रेलवे लाइन जब बिछाया जाता है तो खुदाई करके मिट्टी उट्टी डाला जाता है, तो बनाया जाता है उसे। तो खुदाई की जा रही थी। इस दौरान कुछ पुराने ईंटों के अवशेष मिले थे वहाँ पर, और उन ईंटों को बेसिकली समझ लिया गया था। तो समझ में नहीं आया कि इसका महत्व क्या है, यहाँ कोई सभ्यता छुपा होगा नहीं छुपा होगा। तो उन ईंटों को क्या किया गया, लाइन बिछाने के यूज में ले लिया गया, बाकी कुछ नहीं किया गया। उसके बाद 1861 ईस्वी में कोलकाता में क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और इसके पहले जो डायरेक्टर बने वो बने अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। और इन्हें भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। उसके बाद 1902 ईस्वी से 1928 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने जॉन मार्शल। इन्हीं के दौर में भारत बेसिकली हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई और हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता का पहला स्थल जो हड़प्पा क्षेत्र में मिला था, इसलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसको। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तीसरा चीज, एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पर, कांस्य युगीन सभ्यता, मतलब कांस्य युगीन सभ्यता। तो बेसिकली इस सभ्यता में ही क्या किया गया था, इन लोगों ने क्या किया था, तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य बनाया था, खोज किया था इन लोगों ने। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी कहा गया। अब हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताएं क्या है, तो भौगोलिक विशेषता का क्षेत्रफल देखा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और वर्तमान में देखें तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत के ऊपर जम्मू कश्मीर, गुजरात और मध्य प्रदेश के हिस्सों तक फैला हुआ है। नहीं, इस सभ्यता को बेसिकली त्रिभुजाकार वाली सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह त्रिभुज आकार में फैली हुई है। क्योंकि अगर भारत के मैप की बात करें तो थोड़ा सा अगर रफ सा ही अगर मैप बनाते हैं भारत का, तो कुछ इस तरह से भारत का मैप होता है, इसी तरह से ना होता है। और थोड़ा सा रफ एरिया देते हैं। यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है, इसके बाद यहाँ पर क्या, अफगानिस्तान। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से पाकिस्तान होते हुए यहाँ पर कश्मीर होते हुए फिर इधर हमारा इधर होते हुए इस तरह से फैला हुआ। इसके और त्रिभुजाकार है नहीं। इस सभ्यता का बेसिकली मेसोपोटामिया मिस्र सभ्यता, बेसिकली अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखा जाए और मिस्र की सभ्यता की बात देखा जाए तो उस समकालीन सभ्यता बेसिकली उस समय की सभ्यता ही है, उस समय के साथ ये भी सभ्यता होगा। और हड़प्पा सभ्यता का जो काल जो निर्धारित किया जाता है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ईसा पूर्व और ईस्वी में डिफरेंस क्या है, ईसा पूर्व और ईस्वी में डिफरेंस ये होता है कि ईसा मसीह के जो कैलेंडर बना है वो ईसा मसीह के जन्म के हिसाब से बना है। तो ईसा मसीह के जो जन्म तिथि को जो माना जाता है उसको 0 माना जाता है, और उसके बाद जिसे ईस्वी में लिखा जाता है उससे पहले की चीजों को ईसा पूर्व में लिखा जाता है। यही था हमारा। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह करने के तरीके क्या थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को निर्वाह करने के जो तरीके थे वो कृषि, पशुपालन, शिकार, ये 3 काम था। तो कृषि करते थे। कृषि किस चीज का करते थे, गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, सफेद चना, ये सब उगाते थे। आज के डेट में भी ये चीज उगाया जाता है। अगर आज के डेट से कंपेयर किया जाए उस डेट को, तो आज के डेट में भी कृषि का काम होता है। कृषि में क्या चीज होता है, गेहूं बुआया जाता है, दलहन की खेती होती है, बाजरा की खेती होती है, सफेद चना, काला चना, जो भी सब उगाया जाता है। आज के डेट में भी उगाया जाता है, उस समय भी उगाया जाता है।
सिंचाई के लिए नहर और कुओं का प्रयोग किया जाता था। अभी आज के डेट में पंप सेट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आज से 20 साल 30 साल पहले जाओगे तो उस समय सिंचाई के साधन में इंडिया के अंदर भी नहर ही था। अगर 20-30 साल पहले देखा जाए या 50 साल पहले जाओगे, यहाँ से 50 साल बैक जाओगे तो सिंचाई का जो मेन जो था बेसिकली नहर के द्वारा ही सिंचाई होता है। इसीलिए सारे जो नहर जो है ना, ये इसीलिए सारे बिहार क्षेत्र में जो नहर मिलता है और बड़ा बड़ा नाला मिलता है, इसीलिए मिलता है। ठीक है, हड़प्पा की मोहर पर वृषभ बैल की जानकारी मिलती है। मतलब हड़प्पा का जो मोहर है, मोहर के ऊपर बैल का चिन्ह मिला हुआ है, मार्क मिला हुआ है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा के लोग खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते हैं। अगर आज से 20-30 साल पहले जाओगे बैक में तो खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था। अभी आज के डेट में भी किया जाता है, लेकिन 1% के आसपास, 1 से 2% होगा। लेकिन आज से 20 साल 25 साल पहले जाओगे तो मैक्सिमम खेती बैल के सहारे ही किया जाता था। और आज के डेट में भी कई जगहों पर हल के प्रतिरूप मिल रहे हैं, जिससे पता चलता है कि खेत में हल के द्वारा जुताई की जाती थी। मतलब जो हल का भी प्रतिरूप मिला है, मतलब अवशेष मिला है, जिससे पता चलता है कि खेत की जुताई हल के द्वारा की जाती थी। कालीबंगन राजस्थान में जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन और राजस्थान में क्या मिला है? जोते हुए खेत के प्रमाण मिला है, जिसे देखकर लगता है कि 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती है। मतलब उससे ये अनुमान लगता है कि उस क्षेत्र में साल में 2 बार 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती है। जैसे अभी उगाया जाता है 2 फसलें, अगर ठंडी के मौसम में देखा जाए तो गेहूं की खेती होती है, और गर्मी के मौसम में देखा जाए तो धान की खेती होती है। उसी तरह वहां भी मिला होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी और पत्थर के बने औजार का प्रयोग करते थे फसल को कटाई करने के लिए। वैसे कि फसल को कटाई करने के लिए लकड़ी और पत्थर के बने हथियार, जैसे जो हो गया खुरपी हो गया, हसुआ हो गया, ये सब चीज का प्रयोग करते हैं काटने के लिए। जबकि आज के डेट में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? लोहे का औजार का यूज करते हैं। सीधा कंपेयर करके पढ़ो अभी से और उसमें क्या था, चीजें सारा क्लियर होते चला जाएगा। पशुपालन की बात करें तो आज के डेट में भी मवेशी में क्या भेड़, बकरी, भैंस, सुअर आदि जानवरों का पालन किया जाता है। उस समय भी किया जाता था इसका। मवेशी में जैसे भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवरों की क्या हड्डियां प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि ये लोग जानवर को पालते भी थे। ठीक है, शिकार की बात करें तो आज के डेट में भी लोग शिकार करते हैं। मछलियों की, पक्षियों की, जंगली जानवरों को मार के लोग खा जाते हैं। उस समय भी होता था ये काम। मछलियां, पक्षियों, जंगली जानवरों की हड्डियां मिल हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि वहां के निवासी मांस भी खाया करते थे, जैसे आज के डेट में लोग खाते हैं। सिंपल सी बात। तब हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह करने के क्या तरीके थे, तो आज के डेट में जो निर्वाह करने के तरीके हैं वो उस समय भी था, तो आराम से आंसर लिखा जाएगा। अगर आज के डेट करंट सोच के लिए लिखा जाएगा, खाली हड़प्पा सभ्यता उसमें ऐड कर देना है, चीजें तो वही है। उसके बाद आते हैं कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या था उसमें? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के 2 मुख्य शहर में से एक था। अब 2 मुख्य शहर कौन कौन सा था? तो पहला शहर था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो, जो मेन शहर थे उसके। अब जैसे जो अभी देखा जाए अगर भारत के अंदर, तो भारत के अंदर मेन शहर कौन कौन से हैं? 4 है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, 4 है। उस समय जो था, अगर हड़प्पा सभ्यता की देखा जाए तो उस समय में क्या था जी, हमारा उसमें 2 शहर जो थे मेन थे। कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता थी? मोहनजोदड़ो बेसिकली यह हड़प्पा सभ्यता के मुख्य शहरों में से एक था। यह आधुनिक पाकिस्तान में लड़काना जिले में स्थित है। अब अभी करंट के पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में लड़काना जिला है, वहां पर यह स्थित है। और इसका क्षेत्रफल था 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था ये शहर। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो में नगर के मुख्य 2 भागों में बांटा गया था। मोहनजोदड़ो का जो शहर था उसको 2 भाग में बांटा गया था। पहला था दुर्ग, दूसरा था निचला शहर। दुर्ग क्या था? दुर्ग आकार में छोटा था, इसे ऊंचे पर बनाया गया था और दुर्ग के चारों तरफ को दीवार से घेरा गया था, और यह दीवार निचले हिस्से को शहर से अलग करती थी। बेसिकली शहर को 2 पार्ट में बांट दिया गया था। दुर्ग जो था ऊंचे पर बनाया गया था, ऊंचाई पर, उसके चारों तरफ से बाउंड्री वाल था, और उसके बाहर जो था हमारा निचला शहर था। निचले शहर से अलग करने का मतलब 2 शहर में बाउंड्री घेर दिया जाए, थोड़ा ऊंचा पर बना दिया जाए, तो निचला शहर से अगर देखोगे तो ऊपर वाला अलग दिखेगा ना। और दुर्ग में कौन से लोग रहते थे? जो अमीर किस्म के लोग हैं वो लोग रहते थे, जो शासन व्यवस्था को चलाते थे। निचला शहर और निचले शहर की बात करें तो निचला शहर का आकार कैसा था? दुर्ग से बड़ा था, आकार में बड़ा था, लेकिन समान लोगों के लिए बनाया गया था, जो जनरल लोग रहते हैं। और इसकी मुख्य विशेषता थी इसकी जल निकास प्रणाली।
अब निचला शहर का जो मेन विशेषता जो है वो जल निकास प्रणाली है। जल निकास प्रणाली बेसिकली जो लोग यूज करते हैं, जैसे वेस्ट जो जल होता है इसे नाली के द्वारा बहा दिया जाता है, तो इसी निकास प्रणाली उसकी मेन विशेषता थी। अब दुर्ग में क्या था, अब पहले देख लेते हैं कि दुर्ग में क्या था, उसके बाद हम फिर आगे इसमें बढ़ेंगे। दुर्ग में क्या क्या था, तो पहला था माल गोदाम। एक बड़े आकार का गोदाम होता था जिसमें अनाज को रखा जाता। माल गोदाम में क्या होता है, अनाज को रखा जाता है। माल गोदाम हो गया बेसिकली अन्नगृह हो गया। विशाल स्नानागार, दुर्ग में ही विशाल स्नानागार मिला है, दूसरा पॉइंट, ठीक है। विशाल स्नानागार मिला है बेसिकली इसलिए था, दुर्ग में बहुत बड़े बड़े स्नानागार के अवशेष मिले हैं। इसका आकार 12 मीटर 7 मीटर चौड़ी और लगभग 2.5 मीटर गहरा, मतलब स्नानागार बेसिकली तालाब टाइप से मिला है जिसमें लोग नहाते होंगे। इसका आकार क्या था, 12 मीटर लंबा 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। इसके चारों ओर बरामदे थे, स्नानागार के चारों ओर बरामदा था और बीच में स्नानागार बना हुआ। स्नानागार को भरने के लिए कुआं का प्रबंध किया गया था। अब उसमें जल भी भरने का मतलब कुआं खुदवा दिया तो उसमें जल भी भरना होगा, उसके लिए कुआं का प्रयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि इसका प्रयोग, इस स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों या अनुष्ठानों के लिए, विशेष अवसरों पर नहाने के लिए किया जाता था। जैसे धार्मिक पूजा पाठ लोग करते हैं तो पहले नहाते हैं, हाथ मुंह धोएंगे, नहाएंगे, उसके बाद है ना कोई काम करते हैं। अभी भी तुमको नमाज पढ़ने जाना हो तो क्या करती होगी, पहले हाथ मुंह धोती हो तभी पढ़ती होगी। उसी तरह हम लोग में है, अगर कभी पूजा करना होगा तो पहले नहाया जाता है, उसके बाद ही कोई पूजा पाठ किया जाता है। तो उसी ऐसा माना जाता है कि इसका प्रयोग किस लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता होगा, ठीक है। जलाशय में तब तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी सीढ़ियां बनाई थी। जलाशय में जाने मतलब जलाशय के तल तक जाने के लिए, नीचे लेवल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी में सीढ़ियां बनाई गई थी। उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में उत्तर की दिशा में और दक्षिण की दिशा में सीढ़ियां बनाई गई थी। इन सभी जलाशयों को मुख्य नालियों से जोड़ दिया गया था। इन जलाशयों को पानी निकालने के लिए, पानी भरा गया, पानी निकालना भी तो पड़ेगा उसमें से, तो पानी सड़ जाएगा। अगर एक जगह पानी जमा हो जाएगा तो सड़ जाएगा, तो उसको निकालने के लिए क्या था, ये मेन नाला जो निकासी पानी निकालने का उससे जोड़ा गया था। तो अभी भी आज के अगर डेट में शहर पे देखा जाए या आपको देखा जाए कहीं वाटर पार्क बनवा दिया जाए तो वहाँ लोग क्या करते हैं, वाटर पार्क में पानी जमा रहता है और उसके पानी को निकालने के लिए फिर कहीं ना कहीं से तो उसको निकाला ही जाता है, तभी पानी चेंज होता रहेगा। तो ये बेसिकली उसी तरह से कुछ आज के डेट से उस डेट में अगर जोड़ा जाए तो कुछ उसी तरह से था। इसके बाद निचला शहर की बात करें तो निचला शहर में पहला विशेषता था सड़क की बात करते हैं। तो निचला शहर में सड़क क्या था, मोहनजोदड़ो की सड़कें 4 से 10 मीटर चौड़ी थी। मतलब जो मोहनजोदड़ो के जो निचले शहर था, दुर्ग वाली नहीं, जो नीचे जो जनरल लोगों के लिए बनाया गया था, उस शहर की चौड़ाई 4 मीटर से 10 मीटर चौड़ी थी, ठीक है। यहाँ के सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बेसिकली एक दूसरे के समकोण कहने का मतलब हुआ, जैसे ये शहर है, ये रोड हो गया, इस तरह से बिल्कुल समकोण पर, मतलब एकदम बराबर पर, इस तरह से एकदम इस तरह से बेसिकली इस तरह से एकदम समकोण पर काटती थी। और इस तरह से बेसिकली शहर का जो स्ट्रक्चर था, कई इतिहासकारों का कहना है कि सड़कों को इस तरह बनाया गया था कि ताकि वहां हवा के जरिए अपने आप को हवा अपने आप बेसिकली साफ हो जाए। बेसिकली अगर समकोण पर काटेगी तो कहीं से भी अगर हवा चलेगा तो ऑटोमेटिक सीधा सीधी पास हो जाएगा, हवा को रोकने का कोई जगह इसी नहीं मिलेगा। तो वहाँ उस एरिया का जो क्या होगा, जो वातावरण है क्या होगा, हमेशा स्वच्छ रहेगा। मतलब हवा आया, अगर थोड़ा सा पॉल्यूशन है निकल गया। जल निकास प्रणाली, अब इसकी मेन विशेषता था जल निकास प्रणाली। तो जल निकास प्रणाली में क्या था, नियोजित ढंग से नाली गलियों का निर्माण किया गया था। अब कहने का मतलब है कि अब एक समकोण पर काटेगी तो नाली भी तो उसी हिसाब से बनेगा, एकदम सीधा सीधी नहीं। नालियों के निर्माण के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया था। नालियों को ईंटों से ढका जाता था ताकि कूड़ा करकट से बचा जा सके। अगर आज के डेट में भी देखा जाए तो नाला बनता है तो उसको ऊपर से ढाल के तोप दिया जाता है, तो उस समय भी ईंटों से उसको ढक दिया जाता था जो उसमें कूड़ा करकट ना जाए। वर्षा का जल निकास का विशेष प्रबंध किए गए थे। तो वर्षा का जल, अगर आज के डेट में भी देखा जाए किसी शहर में बारिश होता है तो वहां से वर्षा का जल निकालने का प्रोसेस होता है, नाली के द्वारा निकलता है। तो उस समय भी था जो वर्षा के जल के निकास के लिए विशेष प्रबंध थे। अब भवन निर्माण किस तरह का था, कहने का मतलब है कि वहां पर जो भवन बने होंगे वो किस तरह के बने होंगे, मोहनजोदड़ो में जो भवन थे किस तरह के बने होंगे। तो मोहनजोदड़ो की सफाई को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था, सर सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था।
आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया जाता था। बेसिकली पुराना घर अगर देखोगे आज के डेट में भी, थोड़ा सा पुराना घर किसी का देखोगे तो चारों बगल से कमरे होते थे, बीच में आंगन होता है ना। देखिए उस टाइप का, हाँ देखिए खुद हम लोग का था काम इस टाइप का। क्या होता था जी, अंदर एक आंगन होता है और आंगन के चारों तरफ क्या किया जाता है, कमरों का निर्माण किया जाता है। और प्रत्येक घर की दीवार के बाहर एक नाली अवश्य होती थी। बेसिकली घर के रोड के किनारे तुम्हारा घर है तो उसके किनारे क्या होता है, नाली होता है। उस समय भी होता था। हर घर में बड़े बड़े आंगन होते थे। अब चारों तरफ से जब ये आंगन हो गया, इसके चारों तरफ से कमरे कमरे बने हुए, तो हर घर में होता था ये चीज। बेसिकली हर घर में पक्की ईंटों का बना स्नानागार होता है। बेसिकली नहाने के लिए हर घर में पक्की ईंटों का बना हुआ जगह होता था। घर के अंदर कुओं का निर्माण किया जाता था। बेसिकली पानी के लिए घर के अंदर, अभी आज के डेट में क्या होता है, हैंडपंप होता है। उस समय क्या होता था, कुआं होता था हर घर के अंदर। पानी की निकासी के लिए हर घर के नालियों का प्रबंध किया था। अब जो वेस्ट पानी है उसको निकालने के लिए हर घर के नालियों से जोड़ा गया था। इस आंगन का उपयोग खाना पकाने और अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। जो आंगन होता था बड़ा, उसमें क्या होता था, खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता था। और निचले कमरों की खिड़कियां नहीं होती थी। जो निचला कमरा होता था उसमें खिड़कियां नहीं होती थी। दरवाजा सारे आंगन में खुलते थे और स्नानागार की नालियां बाहरी नालियों से जुड़ी होती थी। और कई घर में सीढ़ियां भी मिली है, जिससे स्पष्ट होता है कि मकान 2 मंजिले भी होते थे। कई घर में सीढ़ी मिला है तो ऊपर जाने के लिए, तो इससे स्पष्ट होता है कि मकान जो होगा 2 मंजिल 3 मंजिल भी होते थे। ठीक है। अकेले मोहनजोदड़ो में लगभग 7 अलग अलग कुएं प्राप्त हुए। अब मोहनजोदड़ो के अकेले, खाली मोहनजोदड़ो शहर की बात करें, वहां पर 700 कुआं मिला है, 700। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो में कुओं के कितने अवशेष मिले, 700। ठीक है। अब अन्य विशेषताएं क्या थी वहां की, बेसिकली मोहनजोदड़ो की, यात्रियों के लिए सराय का निर्माण किया गया था। बेसिकली यात्री क्या होता है, जो दूर दराज से आते हैं यात्री, उनको रहने के लिए सराय, अभी क्या था, होटल होता है, उस समय सराय होता था। बर्तन पकाने के लिए भट्टी शहर के बाहर बनाए गए ताकि प्रदूषण ना हो सके। बर्तन पकाने के लिए भट्टी पानी में, आज के डेट में अगर देखा जाए तो मिट्टी के बर्तन कहीं ना कहीं तो पकते होंगे ना, उसी तरह उस समय भी बर्तन पकाने के लिए जो भट्टी होता था उसको शहर के बाहर बनाया जाता था। गलियों का निर्माण इस तरह किया गया था ताकि सूर्य की रोशनी कोने कोने तक पहुंच सके। अब जो गली बना हुआ है, जो समकोण एक दूसरे के बराबर जब काट रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो धूप है वो हर जगह पहुंचेगा। रात की सुरक्षा के लिए पहरेदार तैनात होते हैं। आज के डेट में रात की सुरक्षा के लिए पुलिस घूमता है, उस समय पहरेदार होते थे। कूड़े को नगर के बाहर गड्ढों में दबा दिया था। जो कूड़ा करकट होता था वो नगर के, शहर के क्या चीज, बाहर बड़ा सा गड्ढा बना के उसके अंदर दबा दिया जाता था, मिट्टी के अंदर। ठीक है। अब सामाजिक भिन्नताएं क्या थी, तो सामाजिक भिन्नता कहने का मतलब हुआ जी, हड़प्पा सभ्यता में भिन्नता की जानकारी हमें सावधान और विलासित वस्तुओं से मिली है। अब सावधान क्या होता है, विलासित वस्तु क्या होता है, तो सावधान होता है जो अंतिम संस्कार, मरने के बाद का जो काम होता है वो सावधान होता है। जो अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफना कर किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग मर जाते थे उनको क्या किया जाता था, दफनाया जाता था मिट्टी में।